Okay, so this was the question that we did yesterday. So mostly जो है वो questions पासवर्ड बेस्ड वगैरह बहुत होते हैं, वो तो हमें अंदाज़ा है ही। हाँ, जिन क्वेश्चंस के अंदर ओवरलैप्स आ रहे होते हैं वो कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये ओवरलैप वाला भी क्वेश्चन एक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, दी ओवरलैपिंग क्वेश्चंस। अब इस पे लिखा हुआ है, फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 3 5 6 8 एंड 9। नो डिजिट में बी यूज मोर देन वंस इन एनी 5 डिजिट नंबर। ठीक है। सो फॉर दिस वी अंडरस्टैंड कि अगर आपने 5 डिजिट नंबर बनाना है और यहाँ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, सो दैट विल बी 65 × 5 फैक्टोरियल। ये तो समझ आ जाती है बात। इसका मुझे जरा आंसर बता देंगे प्लीज, क्या आ रहा है? 65 × 5 फैक्टोरियल, ऑलराइट। सो दिस इज 720 ways. Now it says how many of these 5 digit numbers are odd and greater than 60,000. So the numbers are odd, 5 digit numbers odd भी हों और 60,000 से बड़े भी हों। तो अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे क्लैश आ रहा हो, I'll have to check. So I understand कि 5 digit नंबर है, it says it should be greater than 60,000. Greater than 60,000 का मतलब the first digit could be 6 or it could be 8 or the digit could be 9. This is the first digit. And it says that the number, how many of these 5 digit numbers are odd and greater than 60,000. Now, ये 6, 8 और 9 है। और जो last digit है, the last digit can only be 1, 3, 5 and 9. Last digit इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। Now, in this situation, अगर हमने ओवरलैप की बात, अब यहाँ पे एक मसला आ रहा है ना, यहाँ पर एक मसला ये आ रहा है, यहाँ पे 9 का ओवरलैप है। 9 के ओवरलैप का मतलब क्या है? 9 के ओवरलैप का मतलब ये है कि एंड व्हाट इज बेसिकली व्हाट वी मीन बाय व्हेन वी आर सेइंग ओवरलैप। ओवरलैप वाली कंडीशन का प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि आप यहां पर अगर डायरेक्टली लिखते हैं ना 4 ways, और यहां आप डायरेक्टली लिखते हैं 3 ways, टेक्निकली दिस वॉन्ट वर्क फॉर एवरी कंडीशन। ये होता है ओवरलैप। ये हर कंडीशन में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनके नंबर्स के अंदर क्लैश आ रहा है। इनके नंबर्स बीच में ऐसे आ रहे हैं, एक नंबर 9 है जो कि फर्स्ट डिजिट में भी आ रहा है, लास्ट डिजिट में भी आ रहा है। नाउ दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। क्योंकि अगर यहां पर 9 आ गया एज अ फर्स्ट डिजिट, तो आपके पास लास्ट डिजिट के लिए फिर 3 ways रह जाएंगे। फिर आपके पास टोटल यहां पर 4 ways नहीं होंगे लास्ट डिजिट के लिए। दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी नीड टू केटर फॉर। सो इन एनी क्वेश्चन इफ यू एवर सी कि फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट में कोई नंबर ओवरलैप आ रहा है, उस सिचुएशन के अंदर आपको एक केस अलग करना पड़ेगा। केस कैसे अलग करना पड़ेगा? अब इसके दो केसेस बनेंगे। इसका एक केस मैं बनाऊंगा, मैं ओवरलैप को अभी हटा रहा हूँ फर्स्ट डिजिट से। आई एम रिमूविंग द ओवरलैप फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट। सो द फर्स्ट डिजिट आई एम जस्ट कीपिंग इट एज 6 or 8। दैट मेक्स 9 फ्री टू बी इन द लास्ट डिजिट। सो द लास्ट डिजिट कैन बी 9 ऑल्सो। मैं उसको फर्स्ट में यूज ही नहीं कर रहा। आई एम नॉट यूजिंग दिस डिजिट इन द फर्स्ट वैल्यू। अब दैट गिव्स मी 2 ways फॉर द फर्स्ट वन, 4 ways फॉर द लास्ट डिजिट बिकॉज इट्स 1 3 5 and 9। और मिडिल में अगर एक डिजिट यहां यूटिलाइज हो जाएगा, इट कुड बी एनी डिजिट, इट कुड बी 6, इट कुड बी 8। लेट्स से 1 डिजिट यहां यूटिलाइज हो गया, एक डिजिट यहां यूटिलाइज हो जाएगा। नाउ यू आर लेफ्ट विद 4 डिजिट्स, क्योंकि टोटल 6 थे ना। यू आर लेफ्ट विद 4 और उसमें से आपको यूटिलाइज करने 3। सो आई विल राइट इट एज 4c3 × 3 फैक्टोरियल। एक बात। अच्छा, फिर वो वाला केस जो हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, वो कौन सा वाला केस है? वो केस ये है जब फर्स्ट डिजिट सिर्फ 9 हो जाए। देखिए, फर्स्ट प्लेस में 6 और 8 तो आ ही सकते हैं, आई नो, बट 9 भी तो आ सकता है।
सो द केस विच मे क्रिएट कंफ्यूजन फॉर यू इज द केस जब यहाँ पे सिर्फ 9 लिखा हुआ हो। मेरी बात समझ आ रही है सबको यहाँ तक? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट जस्ट टू गिव यू अ रिफ्रेशर। 6 8 9 1 3 5 9, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम की मैंने बात कर ली आपसे। मैंने आपको कहा कि इस सिचुएशन के अंदर क्लैश आ रहा है। क्लैश ये है कि इसको हम हमेशा 3 वेज नहीं कह सकते, इसको हमेशा 4 वेज नहीं कह सकते। बिकॉज एज सून एज यहाँ पर 9 यूटिलाइज हो जाएगा तो ये लास्ट वैल्यू के लिए यू विल नॉट हैव अ चॉइस ऑफ 4 डिजिट्स, यू विल हैव अ चॉइस ऑफ 3 डिजिट्स। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देयर इज एन ओवरलैप। अच्छा, अब आपके पास अगर फर्स्ट डिजिट 9 आ गया, दैट गिव्स यू अ चॉइस ऑफ ओनली 1 3 एंड 5। नाउ 9 इज नॉट पार्ट ऑफ द चॉइस, क्योंकि 9 तो यूज हो गया ना, 9 तो पहले लगा हुआ है। अब फर्स्ट डिजिट के लिए कितने वेज हो गए? 1 वे, क्योंकि 9 लिखा हुआ है, इट्स नॉट अ चॉइस, 9 हमने पेस्ट कर दिया। लास्ट डिजिट के लिए नाउ यू हैव 3 वेज। एंड व्हाट अबाउट द मिडिल? मिडिल तो वही रहेगा, मिडिल तो वही रहेगा, 4C3 into 3 factorial। इसका मतलब आपके पास बन गए यहाँ पर 2 केसेस, सो वी हैव टू ऐड दीज 2 केसेस। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर केस विच वी मे हैव टू? केसेस देखने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो ओवरलैपिंग वैल्यू है उसका केस अलग बनता है। ओवरलैपिंग वैल्यू का, सो बेसिकली वॉट एवर ओवरलैप्स, you have to split your cases, once without that overlap, once with that overlap। ये आपको चीज थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी एग्जाम में भी, एग्जाम में तो खैर इंशाल्लाह नहीं करेगी कंफ्यूज, बट अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आई एम श्योर ये कंफ्यूजन आएगी कि भाई ये नंबर दोनों में आ रहा है। तो बहुत आसान तरीका है, केसेस स्प्लिट कर लें। एक दफा उस नंबर को कंप्लीटली आउट कर दें फ्रॉम द फर्स्ट चॉइस, और एक दफा उस नंबर को आप यूटिलाइज कर लें डायरेक्टली। दैट इज व्हाट आई डिड। एक दफा मैंने यहां पर इस नंबर को कंप्लीटली आउट कर दिया, दूसरी दफा उस नंबर को यूटिलाइज कर लिया, जस्ट दैट नंबर। सो वन केस विदाउट दैट नंबर, वन केस विद ओनली दैट नंबर। ठीक है, इनके आंसर बताएगा प्लीज, क्या आ रहे हैं दोनों को ऐड करके? ये सबको क्लियर है? एनी कंफ्यूजन इन दिस मुझे बता दीजिए प्लीज, इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन मैं बता दूंगा दोबारा। गुड। चलें, इसका मुझे एडिशन करके प्लीज आंसर बताइएगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। देयर इज अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टेक्निक। तुराब, फाइनल 264 है? ऑलराइट, ठीक है। नाउ फॉर द सेकंड केस, so it says given that 45 into NC4, like this। So NC4 को हम क्या लिख सकते हैं? So this is 45, NC4 means n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3, so these are 4 values, 4 values divided by 4 factorial is equal to n plus 1 for the first one, वो तो पहले से given है ना, this n plus 1 is already given, ये linked नहीं है, multiplied by, now the next value it says n plus 1 C5, n plus 1 C5 means you will start with n plus 1, your next value will be n, after that it will be n minus 1, then it's n minus 2, then it's n minus 3। सो आपके पास पावर में जो भी वैल्यू लिखी होती है आपने उस वैल्यू से स्टार्ट करना होता है, एंड यू हैव टू स्टार्ट डिक्रीजिंग योर वैल्यूज। सो इट्स लाइक इफ योर पावर स्टार्ट्स फ्रॉम, just to give you a hint, if it says NC5, I will start with N and I will write 5 terms। अगर आप मुझसे कहेंगे कि स्टार्ट आप करें n-1 से, तो आई विल स्टार्ट विद n-1।
but I will still write 5 terms. So if you are telling me कि जी start from one incremented value from this, तो मैं incremented से start कर लेता हूँ. I will write n plus 1, then I will write n, then I will write n minus 1, then n minus 2, then n minus 3. 5 terms हो गई, divide कर दिया 5 factorial से. So this is how it works. बस ऐसे काम करें. अच्छा, उसका एडवांटेज क्या होता है हमें? एडवांटेज ये है कि वी हैव द होल एक्सप्रेशन, सो वी कैन स्टार्ट कैंसलिंग आउट द वैल्यूज. सो ऑब्वियसली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन एन एन, ये सब कैंसिल हो गया. यू आर लेफ्ट विद 45 अपॉन 4 फैक्टोरियल is equal to n plus 1 into n plus 1 divided by 5 factorial. अब जरा आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें. बल्कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आसानी हो जाएगी. 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो सकता है. वील बी लेफ्ट विथ 5 ओनली. इसको फैक्टराइज करें, मुझे इसका आंसर बताएं. 5 रहेगा. 5 रहेगा. बिकॉज 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल टेक्निकली उनमें डिफरेंस से 5 का होता है ना. Alright, so after factorization, you get the answer as n is equals to 14. Got it? Clear? Any confusion? No? Okay. एक क्वेश्चन मुझे जहन में आ रहा है विच आई वाज थिंकिंग कि मैं एएस की उससे कराऊं आपको. ऑब्वियसली आप एएस में सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट देर आर सम दैट यू कैन डू. 1 second. ओह सॉरी, क्या कर गया मैंने? अह, वो जरा अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा वो अच्छी टैकलिंग हो जाएगी उसके अंदर. इट्स पेज 77. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ये ना, ये कमेटी स्टाइल क्वेश्चन होते, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. लेट्स जस्ट गो ओवर दिस. क्योंकि आपने अपने तो बहुत सारे कर लिए हैं ना, तो थोड़ा डिफरेंट करते हैं ज़रा. अपनी बुक से तो बहुत किए हैं मैं सबने. नया क्या है उसके अंदर? सो लेट्स जस्ट डू समथिंग डिफरेंट. नो क्या? क्यों? ये करो ना थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस. तुमने सारे अपनी बुक के क्वेश्चन ही करने थे, वो तो खुद भी किए हुए होंगे. नया क्या है उसमें? So there are 6 men and 8 women in a book club. The committee of the club consists of 5 of its members. Mr. Lan and Mrs. Lan are members of the club. In how many ways can the committee be selected if exactly one of Mr. Lan and Mrs. Lan must be on the committee? उन दोनों में से कोई एक होना चाहिए. 5 members की कमेटी बनानी है. So keeping that in mind, 5 की कमेटी अगर बनानी है तो it is Mr. Lan. Now, if Mr. Lan is already part of the committee, if one of them has to be in the committee, मतलब अगर वो already हैं, इसका मतलब Mrs. Lan नहीं आ सकती. If Mr. Lan is already there, that means Mrs. Lan नहीं आ सकती. ठीक है. अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप दोनों के केसेस अलग बना के कर लें, अलग भी बनते हैं, साथ भी होता है. मैं बताता हूँ, दोनों केसेस बता देता हूँ. एक केस ये होगा when Mr. Lan is already there, तो you can't select Mrs. Lan. So there are 6 men and 8 women.
ये हो गए 14, 14 में से मिस्टर लैन सेलेक्ट हो गए, तो यू आर लेफ्ट विथ 13। बट 13 में से टेक्निकली यू हैव 12 पीपल, बिकॉज फिर आप मिसेस लैन को तो इंक्लूड ही नहीं कर सकते ना। सो शी इज आउट ऑफ द सिलेक्शन। सो यू आर लेफ्ट विथ 12 पीपल टू सेलेक्ट फ्रॉम, 12C4, right? And if Mrs. Lan is already there, तो you are still left with 13 people. But then 13 में तो मिस्टर लैन भी हैं। वो कह रहे हैं मिस्टर लैन, अगर मिसेस लैन हो तो मिस्टर लैन नहीं होने चाहिए। तो अगर मिसेस लैन इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द कमिटी, दैट मीन्स मिस्टर लैन सेलेक्ट नहीं हो सकते। सो नाउ वी आर स्टिल लेफ्ट विद 12 पीपल। 12C4। नाउ व्हाट एम आई सेइंग कि इसको हम एक साथ भी कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। एक साथ इसलिए कर सकते हैं बिकॉज आप इनके केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये कर लें, इट कुड बी मिस्टर लैन और मिसेस लैन, लैन नॉट बोथ। सो यू कैन डू 2C1। ऐसे भी कर सकते हैं भाई, या तो मिस्टर लैन हो या मिसेस लैन हो, सो 2C1 मल्टीप्लाइड बाय ईदर वन ऑफ देम। इनमें से कोई भी सेलेक्ट हो गया तो उसका मतलब अब आपको दूसरे को फिर टोटल सिलेक्शन में से आउट करना पड़ेगा। So that leaves you with how many people? 12 people, ना? There is a total of 14 people. 14 में से इन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट हो जाए, the other person gets exempted. वो अलग से बाहर निकाल देते हैं उसको। So that person gets disqualified, the second one. So now we are left with 12C4. The answer in both cases is 990 ways. समझ आ गई बात? ये क्लियर है? Any confusion? Anyone? Good, good, good. चले आगे चलते हैं। पार्ट बी। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द कमेटी बी सेलेक्टेड इफ मिसेस लैन मस्ट बी ऑन द कमेटी एंड देर मस्ट बी मोर women than men on the committee? So she is already there, and then there is more women than men. अब 5 members select करने। So she is already there, and they need more women than men. मतलब 2 more women चाहिए for the first part. They need 2 more women. Now one is already there. Mrs. Lan तो है ना already. So we are left with 7 women. Out of that, you need two. And then out of 6 men, 2 men. This appears as 2-2, but technically it's not 2-2 because Mrs. Lan bhi to hai. So that raises the number of women to 3 and then the number of men are 2. So ये बिल्कुल सही है. They want more women than men in the committee. Now this is one way. What could be the other value? The other could be कि आप 3 women select कर लें and then just 1 man. This is also a possibility. Anything else? Yes. 4 women. So basically all women, no man. ये भी हो सकता है। अब ये वाला जो लास्ट वाला केस है ना, ये काफी लोगों को, स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम करने में, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे पहले भी। सो दे फाइंड इट कंफ्यूजिंग कि जब ये कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी मोर women देन मेन, तो ये तो आपने मेन एलिमिनेट ही कर दिए। तो भाई मेन, मोर women देन मेन वाली कंडीशन तो टेक्निकली अभी भी प्रूव हो रही है ना। दे आर सेइंग कि द नंबर ऑफ women शुड बी हायर देन द नंबर ऑफ मैन। तो वो तो 0 से भी पूरा हो रहा है। 4 0 में ज्यादा क्या है? 4। 3 1 में ज्यादा क्या है? 3। और 2 2 एंड देन मिसेस लाइन, तो देन ज्यादा क्या वैल्यूज आ रही हैं? सो 0, ऑल्दो वो हमें नहीं समझ आ रहा होता, बट मैथमेटिकली स्पीकिंग तो बिल्कुल ठीक है ना। बताइए क्या आंसर आ रहा है? या द वैल्यू 3360 ways. All right. So this is the answer, 3360 ways. Got it, everyone? Clear है ये? समझ आ गया? So this wasn't that difficult. अब एक जरा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कराते हैं आपको। ये वाला क्वेश्चन कराते हैं।
Alright, see this. A group of 15 friends visit an adventure park. The group consists of four families: Mr. and Mrs. Kenny and their four children, Mr. and Mrs. Lizzo and their three children, Mrs. Martin and her child, Mr. and Mrs. Nantis. The group traveled to the park in three cars. One containing six people, one containing five people, one containing four people. The cars are driven by Mr. Lizzo, Mrs. Martin, and Mr. Nantis, respectively. In how many different ways can the remaining 12 members of the group be divided between the three cars? In how many different ways can you divide the other 12 people in these three cars? Now, this also answers the question which Sarim was asking yesterday. And that was on that question, नहीं वो 444 वाली बात पे इसके ना सबके केसेस अलग बनेंगे. इसलिए हमें 444 का मसला ही नहीं होगा, जो बिल्कुल गाड़ी वाली एग्जांपल मैं कल आप लोगों को दे रहा था. गाड़ी में लोगों की स्पेस ही अलग है ना. So if the space is different, there is nothing identical between the cars. Remember? So अब आप ये समझ लें कि फर्स्ट कार के अंदर they can hold six people, but out of six people एक तो ड्राइवर है ना. So technically in the first car you have a space for five. In the second car you are left with a space of four. And in the last car you have a space of three people. तो अब वो 12 हैं वो कैसे हम रखेंगे उसमें? वो हो जाएंगे 12C5, बिल्कुल जैसे कल कर रहे थे. 9C4, 9C4 नहीं, सॉरी, 12C5, 7C4 इंटू 3C3. बस इसको हमें डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि हम कल इस बात पे बहुत लंबा डिस्कशन कर चुके हैं. काफ़ी आर्ग्यूमेंट तो नहीं, काफ़ी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है इसके ऊपर कि ये कार्स आइडेंटिकल नहीं है. आइडेंटिकल से मतलब ये कि सीटिंग आइडेंटिकल नहीं है. सो इट क्रिएट्स अ डिफरेंस, इट अपेयर्स डिफरेंट कि पांच लोग कहाँ बैठे हों, चार लोग कहाँ बैठे हों, तीन लोग कहाँ बैठे हों. इट्स नॉट दैट कि आप कहेंगे भाई कहीं भी बैठ जाएंगे. भाई कहीं भी कैसे? अलग अलग सीटिंग है ना. सो देयर इज नो आइडेंटिकल कंडीशन इन दिस. इसका आंसर बताएगा मुझे क्या आ रहा है? फर्स्ट पार्ट. 27,720 ways. All right, got it. नेक्स्ट. ये क्लियर? सबको समझ आ गया यहाँ तक? ओके, 27,720. द ग्रुप एंटर द पार्क बाय वॉकिंग थ्रू अ गेट वन एट अ टाइम. सो द ग्रुप एंटर्ड द पार्क, ये देखना गौर से प्लीज. द ग्रुप एंटर्ड द पार्क बाय वॉकिंग थ्रू अ गेट वन एट अ टाइम. In how many different orders can the 15 people go through the gate if Mr. Lizzo goes first and each family stays together? Mr. Lizzo पहले जाएंगे and each family stays together. That means अगर Mr. Lizzo पहले जा रहे हैं तो उनकी पूरी फैमिली भी पहले जाएगी. If Mr. Lizzo is going first, 15 लोग हैं total. If Mr. Lizzo is going first, that means his whole family will move with him. अच्छा, अब आप इसको कैसे लिखें? Mr. Lizzo and his family of four. One, two, three, four. Obviously, Mrs. हैं and then three children. Multiplied by, इसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि his family goes first and after that कोई भी फैमिली जा सकती है. And they're saying कि each family stays together. So each family stays together का मतलब Mr. and Mrs. Kenny and their four children. ये कितने लोग हो गए? 6. 1 2 3 4 5 6. आई डोंट नो कि ये पहले जा रहे हैं या नहीं जा रहे. मैं तो अभी सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ. And then Mrs. Martin and her child, two people. And then Mr. and Mrs. Nentis, two people.
नाउ मिस्टर लिजो तो पहले जा रहे हैं, सो टेक्निकली जो शफलिंग है वो इन थ्री फैमिलीज में हो सकती है। फैमिली नंबर वन, फैमिली नंबर टू, फैमिली नंबर थ्री, दे कैन शफल। These families can shuffle, right? ये फैमिली शफल कर सकती हैं। अगर ये फैमिली शफल कर सकती हैं, फॉर देयर शफल इट्स 3 फैक्टोरियल। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट देयर शफल, फैमिली की पूरी पूरी फैमिली। पहले मिस्टर एंड मिसेस नेंटिस चले जाएं, उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस मार्टिन एंड हर चिल्ड्रन चले जाएं एंड हर चाइल्ड। मिस्टर एंड मिसेस केनी और उनके 4 चिल्ड्रन वो एंड में चले जाएं। सो 3 फैक्टोरियल। उसके बाद नाउ कम्स इन द नेक्स्ट पार्ट, एंड व्हाट्स दैट? ये जो 6 फैमिली मेंबर्स हैं ये भी तो इंटरनली शफल कर सकते हैं। देयर इज एन इंटरनल शफल ऑल्सो। फॉर दैट इंटरनल शफल वी हैव 6 फैक्टोरियल। मिसेस मार्टिन एंड हर चाइल्ड, हो सकता है चाइल्ड पहले चला जाए, हो सकता है मिसेस मार्टिन पहले चली जाए, 2 फैक्टोरियल। मिस्टर एंड मिसेस नेंटिस, मिस्टर एंड मिसेस नेंटिस, मिस्टर नेंटिस, मिसेस नेंटिस, 2 फैक्टोरियल। इज दिस ऑल? इज दिस ऑल? नो। मिस्टर लिजो की फैमिली भी तो होगी शफल। मिस्टर लिजो की फैमिली कैसे शफल होगी? मिस्टर लिजो विल गो फर्स्ट, वो तो डिसाइडेड है, बट हिज फैमिली ऑफ 4 कैन शफल। दैट्स 4 फैक्टोरियल। नो, दे आर फ्रॉम एएस पास्ट पेपर्स। इज दिस क्लियर? बट ये वो ओवरलैपिंग क्वेश्चंस हैं जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स दोनों के लिए मैटर करते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर रिपीटेशन नहीं है। सो 41, नहीं, 4,14,720 वेज। ठीक है जी। Now, let's move forward from this. In the next part, won't this be multiplied by 3 factorial? It is multiplied by 3 factorial. ये हो गया ना multiply. 1, 2, 3. This gets multiplied with 3 factorial. Yeah, वो तो हमने कर दिया ना, because the whole families can move. तो वो तो हमने factorial से multiply कर दिया already. और फिर ये family तो सबसे पहले जानी है ना. This family needs to move first. So obviously they won't be multiplied with with 3 factorial. ये हमें अलग से मल्टीप्लाई करने, इसको इंक्लूड नहीं करना, बिकॉज मिस्टर लिजो इज गोइंग फर्स्ट एंड देन हिज फैमिली विल फॉलो. Now the next part it says, in the park the group enter a competition which requires a team of 4 adults and 3 children. So in the park the group enter a competition which requires a team of 4 adults and 3 children. In how many ways can the team be chosen from the group of 15 so that the children are all from different families? So the group enter a competition which requires a team of 4 adults and 3 children. In how many ways can the team be chosen from the group of 15 so that 3 children are all from different families? अच्छा जी. सेम माइनस टोटल नहीं, 4 adults चाहिए और 3 children चाहिए. एंड हाउ मेनी वेज कैन द टीम बी चोजन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 15? अच्छा, अब अगर आप एडल्ट्स की बात करें, एडल्ट्स कितने हैं हमारे पास? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adults. So there are 7 adults. So talking about part C, I can say 7 adults में से आप 4 सेलेक्ट कर लीजिए.
उसका तो प्रॉब्लम नहीं है। 7 एडल्ट्स में से 4 एडल्ट सेलेक्ट कर लें। नाउ अबाउट द चिल्ड्रन चिल्ड्रन में हम क्या करेंगे? चिल्ड्रन में हम ये करेंगे कि मिसेस मिस्टर एंड मिसेस कैनी एंड देयर 4 चिल्ड्रन, सो वी नीड वन आउट ऑफ देम। 4C1। मिस्टर एंड मिसेस लिजो एंड देयर 3 चिल्ड्रन, कोई भी एक आ जाए। 3C1। मिसेस मार्टिन एंड हर चाइल्ड, वो तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1। मिस्टर एंड मिसेस नेंटिस, दे डोंट हैव चिल्ड्रन। इस तरह से आएगी वैल्यू। समझ आ रही है बात? 7C4 into 4C1 into 3C1 into 1। इज दिस क्लियर? योर आंसर इज रॉन्ग। बताएं भाई, सही आंसर क्या है इसका? ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट, पार्ट डी says, अच्छा, पार्ट डी इज नॉट रिलेटेड टू पार्ट सी बाय द वे। वो हम पहले भी डिस्कशंस कर चुके हैं। अब ये स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू सी एंड देन दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू डी। सी और डी रिलेटेड नहीं है। वालेकुम सलाम। ओके, या 420 इज द आंसर। गॉट इट। In how many ways can the team be chosen so that at least one of Mr. Kenny or Mr. Lizzo is included? इन दोनों में से कोई at least one of them, Mr. Kenny और Mr. Lizzo is included। अब ये जब कहते हैं ना कि एक को इंक्लूड करना है, अच्छा पहले तो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन हटा दी वो 3 चिल्ड्रन वाली। 3 चिल्ड्रन नाउ दे आर नॉट सपोज टू बी फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज। अब आप उस बात के ऊपर मत चलिएगा आगे, क्योंकि वो पार्ट सी की कंडीशन थी। अब पार्ट डी में ये नहीं लिखा हुआ कि ऑल चिल्ड्रन हैव टू बी फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज। अब वो सब एक फैमिली से भी हो सकते हैं, बिकॉज दैट कंडीशन वाज फॉर पार्ट सी ओनली। नाउ द सेकंड कंडीशन इज, इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम बी चोजन सो दैट एट लीस्ट वन ऑफ मिस्टर कैनी और मिस्टर लिजो इज इंक्लूडेड। सो इफ वन ऑफ देम इज इंक्लूडेड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इफ एट लीस्ट वन ऑफ देम, सो मिस्टर कैनी एंड मिस्टर लिजो। अब आपको 7 एडल्ट्स में से 4 एडल्ट चाहिए एंड वी नीड 3 चिल्ड्रन। सो एडल्ट्स में क्या होगा? फॉर द शफलिंग ऑफ द चिल्ड्रन पार्ट सी। शफलिंग क्यों होगी चिल्ड्रन की? चोजन है ना, टीम चोजन है। टीम जैसे भी खड़ी हो उससे क्या फर्क पड़ता है? वी हैवंट असाइंड एनी प्लेस फॉर द टीम, तो व्हाई वुड आई? सो अब्दुल्ला इज सेइंग व्हाई आरंट वी डूइंग फैक्टोरियल फॉर द शफलिंग ऑफ द चिल्ड्रन इन पार्ट सी? बिकॉज चिल्ड्रन की शफलिंग हम क्यों करेंगे? चोजन है ना वो तो। और टीम सेलेक्ट हो रही है ना, टीम सिलेक्शन में तो वैसे ही शफल नहीं करते। अच्छा, इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम बी चोजन सो दैट एट लीस्ट वन ऑफ मिस्टर कैनी और मिस्टर लिजो इज इंक्लूडेड? अब लेट्स जस्ट से ये दोनों इंक्लूड हो गए, मिस्टर कैनी भी आ गए, मिस्टर लिजो भी आ गए। अगर ये दोनों इंक्लूड हो गए तो नाउ वी नीड 2 एडल्ट्स आउट ऑफ द रिमेनिंग 5। और जो चिल्ड्रन है उनमें से कोई भी 3 आ जाए। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर? 4 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन एंड देन 1 चाइल्ड, सो वी हैव अ टोटल ऑफ 8 चिल्ड्रन। 8C3। और क्या हो सकता है? या तो मिस्टर कैनी आ जाएं या मिस्टर लिजो आ जाएं, वन ऑफ देम, नॉट बोथ। एक ये केस होगा। इस केस में हम कर सकते हैं रिमेनिंग वही होंगे 5, क्योंकि अगर मिस्टर कैनी आ गए तो मिस्टर लिजो हमें नहीं चाहिए, और अगर मिस्टर लिजो आ गए तो मिस्टर कैनी नहीं चाहिए। सो 5C3। ये बात समझ आ रही है? एंड देन 8C3 तो ऑब्वियसली अपनी जगह पे रहेगा, बिकॉज यू नीड 3 चिल्ड्रन आउट ऑफ 8, सो वो तो है ही। बट मिस्टर कैनी और मिस्टर लिजो में से कोई एक सेलेक्ट हो जाएगा तो वी स्टिल हैव 3 स्पेसेस लेफ्ट। But then whoever is selected from them, whoever is selected, yeah, हाँ वो करना पड़ेगा 2C1। Whoever is selected out of these two people, दूसरा फिर सेलेक्ट नहीं हो सकता। It has to be one of them।
हैज टू बी वन ऑफ देम, or it has to be both of them. G. So instead of 5C3, that's because we still have 6 adults left. अगर मिस्टर केनी या मिस्टर लिजो में से कोई एक यहाँ पर आ गया तो वी आर लेफ्ट विद 6 adults. बट 6 adults में से अगर मिस्टर केनी आ जाते हैं यहाँ पर, तो फिर मिस्टर लिजो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते. तो मतलब एक सिलेक्ट होगा, दूसरा ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. सो मिस्टर केनी सेलेक्टेड, Mr. Lizzo disqualified. Now we are left with 5 people to select from. On the other hand, if Mr. Lizzo is selected, Mr. Kenny is disqualified. So we are still left with 5C3. Got it? 1680 ways. Okay. Yeah. So this is done. कोई कुछ कॉपी कर रहा है इसमें, या हम आगे चलें फिर? Yes, I will. मैं एक कंसाइज रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. जिसमें हम दोनों इंक्लूड कर लेंगे. चलें जरा क्वेश्चन नंबर 5 तो ट्राई करें. कल जो क्वेश्चन किए थे वो भी, और जो भी आज भी हैं, मैं सोच रहा हूँ एक मैं ऐसी रिकॉर्डिंग बना दूं फॉर सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम AS and AdMath, but obviously the ones that are related to your course, not the other ones. तो एक में हो जाएंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आई थिंक. वो मैं आज कर दूंगा. क्वेश्चन 5 ट्राई करें प्लीज़ ज़रा. ये देखें, ग्रुप ऑफ, हाँ ये भी चोजन वाला ही है. आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं. ट्राई दिस. इसके बाद एक और लेंदी क्वेश्चन है, वो भी मैं करवाता हूँ फिर.
या ओके जी, बताएं, ये मैं हटा ही देता हूँ ताकि मसला है। अच्छा, ग्रुप ऑफ 6 people इज टू बी चोजन फ्रॉम 4 men and 11 women. In how many different ways can a group of 6 be chosen if it must contain exactly one man? 11c5 into 4c1. नहीं, पार्ट बी डिफरेंट हो जाएगा. टू ऑफ द पार्ट बी इज नॉट कनेक्टेड टू पार्ट ए. पार्ट बी इज ओनली कनेक्टेड टू द फर्स्ट स्टेटमेंट. Two of the 11 women are sisters Jane and Kate. In how many different ways can a group of 6 be chosen if Jane and Kate cannot be both in the group? दोनों नहीं होनी चाहिए. अब दोनों नहीं होनी चाहिए makes it actually 3 different ways. 3 different ways कैसे हुए? तो हम एक काम करते हैं ना, हम इन दोनों को इंक्लूड करके टोटल से माइनस कर देते हैं. क्योंकि अदरवाइज फिर हमें 3 केस निकालने पड़ेंगे, या तो जेन हो, या केट हो, या दोनों नहीं हो. अब ये सारे केसेस निकालने से अच्छा है आप 2 केस निकाल लें, इंक्लूड देम इन द ग्रुप एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द टोटल. टोटल क्या होगा? टोटल इज लाइक नो रिस्ट्रिक्शंस. टोटल का मतलब होता है नो रिस्ट्रिक्शंस. सो 15c6 ये है नो रिस्ट्रिक्शंस. अब हम वो वाला केस निकालते हैं व्हेन दे आर बोथ इन द ग्रुप. सो व्हेन दे आर बोथ इंक्लूडेड इन द ग्रुप, उस सिचुएशन में the answer will be 13c4 if they're both there. हाँ, 13 किस लिए? क्योंकि अगर जेन और केट आ गए तो टेक्निकली यू आर नाउ सेलेक्टिंग जस्ट 4 people आउट ऑफ 13 other people. आंसर बताएं क्या आ रहा है? 15c6 माइनस 13c4. सही है बिल्कुल. बिल्कुल सही है. चलें एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं. इस पर आ जाए. So Raman and Sanjay are members of a quiz team which has 9 members in total. Two photographs of the quiz team are to be taken. For the first photograph, the 9 members will stand in a line. How many different arrangements of the 9 members are possible in which Raman will be at the center of the line? So Raman is at the center of the line. देखें, अगर उन्होंने कंडीशन लगा दी ना तो just implement that condition and work around it. वो कह रहे हैं कि टोटल 9 लोग हैं और रमन इज स्टैंडिंग एट द सेंटर. बस तो ठीक है. टेक्निकली तो उसकी पोजीशन मार्क्ड हो गई ना. नाउ ऐसे क्वेश्चन ना कभी कभार दिखने में मुश्किल लगते हैं, बट देन द आइडिया इज वेरी सिंपल. जो पोजीशन आइडेंटिफाई हो गई बस वहां पे कोई स्टैंड ना करे ना, सिंपल बात है. बाकी जहां दिल चाह रहा है आप खड़े हो जाएं. तो 8 फैक्टोरियल. टेक्निकली पहले देवर 9 places टू स्टैंड, अब देर आर 8 places टू स्टैंड. 9 समझे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. So if the ninth doesn't exist, you have a total of 8 spaces to consider. That gives you just 8 factorial. As simple as that. बात ही खत्म. आंसर बताएगा क्या आ रहा है? 40320. Next. How many different arrangements of the 9 letters are possible in which Raman and Sanjay are not next to each other?
बस ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे? टोटल माइनस टुगेदर, रिमेंबर। ये आप लोग खुद से सॉल्व करें तो बहुत ही अच्छा है। टोटल माइनस, या टोटल माइनस टुगेदर। So we will make them stand next to each other and then subtract it from the total. टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास? टोटल तो है 9 फैक्टोरियल। टोटल इज 9 फैक्टोरियल माइनस टुगेदर में क्या होगा? टुगेदर के अंदर रमन एंड संजय आर टुगेदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is counted as one block. So it's 1 2 3 4 5 6 7 8. That's 8 factorial multiplied by Raman and Sanjay 2 factorial. समझ आई बात? टोटल माइनस टुगेदर। या सो टोटल माइनस टुगेदर में आपका आंसर आ रहा है 28240। इज देयर एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट? सबको समझ आ गई? अच्छा, अब पार्ट सी पे बात कर लेते हैं। सो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द नाइन, अब फॉर द सेकंड फोटोग्राफ, चलें एक फोटोग्राफ 7 फैक्टोरियल फॉर व्हाट? क्यों रमन और संजय तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। वो भी तो काउंट होंगे ना, रमन और संजय मूव भी तो कर सकते हैं ना, सो दे डोंट हैव टू बी एट द स्टार्ट ऑफ द रो। यस, इफ दे वर एट द स्टार्ट ऑफ द रो देन यू वुड हैव, आपकी बात सही थी, 7 फैक्टोरियल होना चाहिए था। अच्छा, पार्ट सी में इट सेज इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द सॉरी, फॉर द सेकंड फोटोग्राफ द मेंबर्स विल स्टैंड इन टू रोज विद 5 in the back row and 4 in the front row. In how many different ways can the 9 members be divided into a group of 5 and a group of 4? ये आसान है, अगेन वही बात, ये ग्रुप्स आइडेंटिकल नहीं है। सिंस द ग्रुप्स आर नॉट आइडेंटिकल, इसको हमें कोई 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9C5 into 4C4 तो मसला ही नहीं है ना। हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स वेज। ठीक है। अच्छा, पार्ट डी, पार्ट डी हम कर सकते हैं, वैसे ही प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, बट आई वुड से आप लोगों को अगर याद हो, हमने भी कल भी एक क्वेश्चन किया था जो परसेंटेज बेस्ड था, सो लेट्स जस्ट कॉल इट अ परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज में बस मल्टीप्लाई बाय 100 के फर्क होता है ना। सो फॉर अ रैंडम डिविजन इनटू अ ग्रुप ऑफ 5 एंड अ ग्रुप ऑफ 4, find the probability that Raman and Sanjay are in the same group as each other। ये दोनों सेम ग्रुप में हो। तो अब अगर ये आप ग्रुपिंग की बात करें तो ये इस तरह से स्टैंड कर रहे हैं, 5 एट द बैक, 4 एट द फ्रंट। ये दो केसेस बनाने पड़ेंगे। टोटल तो हम निकाल चुके हैं 126 वेज, ये तो टोटल वेज हैं फॉर रैंडम डिवीजन। इसमें से अब कंडीशन वाले केसेस, रमन और संजय टॉप वाले ग्रुप में हो। अगर ये टॉप वाले ग्रुप में होंगे तो आपको टॉप ग्रुप के अंदर अब कितने लोग चाहिए? Out of a total of 9 members, you are left with 7. So you need 7C3 into 4C4। ये तब की बात है जब वो दोनों बैक रो में खड़े हुए हों। ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों फ्रंट रो में आ जाए, 1 2 3 4 5,
अब ये दोनों फ्रंट रो में आ गए। फ्रंट रो के अंदर वी विल बी लेफ्ट विथ 7c5 इंटू 2c2। पहले तो हम इन सबको ऐड करेंगे। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर रमन एंड संजय टू ऑक्यूपाई द द बैक रो और द फ्रंट रो, दोनों में से किसी एक, किसी में भी हो सकते हैं ना। इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है। 56 वेज। अच्छा, दे वांट प्रोबेबिलिटी, तो आप इसको 126 से डिवाइड कर दें। Won't we multiply this by 2 factorial? Why would we multiply it by 2 factorial? हमने दोनों केसेस खुद ही हैंडल कर लिए ना। केस बना के करना पड़ेगा ना ये तो। 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। आपकी बात शायद सही होती है अगर ये दोनों 5 5 के होते तो। दोनों ही कंडीशन डिफरेंट है ना। या तो वो बैक रो में खड़े होंगे या फ्रंट रो में खड़े होंगे। सो दे आर ईदर इन द बैक रो और इन द फ्रंट रो। इफ दे आर इन द बैक रो दैट्स अ डिफरेंट केस। अगर वो फ्रंट रो पे हैं दैट्स अगेन अ डिफरेंट केस। सो वो हमने स्प्लिट ही तो किए केसेस। नहीं, ये ग्रुपिंग कर रहे हैं ना। मेरे ख्याल है इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं सोया कि वो ग्रुपिंग कर रहे हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 5 एंड अ ग्रुप ऑफ 4, वो ये नहीं कह रहे वो किसी भी तरह से खड़े हो सकते हैं। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अरेंजमेंट। With 5 in the back row and 4 in the front row, and how many different ways can the 9 members be divided into group of 5 and 4 for a random division into a group of 5 and a group of 4? ग्रुपिंग अलग होती है। ग्रुपिंग में और अरेंजमेंट में फर्क होता है। इफ दे आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप और अ कॉम्बिनेशन और एनी सच वैल्यू, ग्रुप के अंदर हमारे लिए फैक्टोरियल मैटर नहीं करता। अदरवाइज आपकी बात सही थी। अरेंजमेंट्स में फर्क है, ग्रुप्स में फर्क है। ग्रुप इज डिफरेंट, अरेंजमेंट इज डिफरेंट। ग्रुप इज लाइक कॉम्बिनेशन, कि आपने बस उनसे कह दिया कि भाई आप में से बस 5 लोग पीछे खड़े हो जाएं, आप में से ये इस तरह से, तो वो हम अरेंजमेंट डिफरेंट कहते हैं, ग्रुप अलग कहते हैं। तो ये ग्रुपिंग है। ग्रुप के अंदर द पोजीशन डजंट मैटर, अरेंजमेंट में द पोजीशन मैटर्स। आप देखें दोनों सिचुएशंस को उन्होंने बहुत अलग अलग हाईलाइट किया हुआ है। पार्ट ए और बी के अंदर इट स्पेसिफिकली सेज डिफरेंट अरेंजमेंट्स, एंड फॉर द सेकंड फोटोग्राफ इट स्पेसिफिकली सेज इनटू ग्रुप्स ऑफ 4 and 5, ग्रुप ऑफ 4 and 5। तो जब वो इतना स्पेसिफिक बात कर रहे होते हैं तो वो हमें बहुत इजीली समझ आ जाती है बात, कि भाई अरेंजमेंट्स का क्या मतलब है, ग्रुप का क्या मतलब है। बट चलें, अब आप लोगों को भी अब इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी। अरेंजमेंट का क्या मतलब है और ग्रुपिंग का क्या मतलब है। हाँ, एक बात मेरे जहन में थी जो उन्होंने खुद ही क्लियर कर दी। दे कुड हैव बीन अ कंफ्यूजन, अभी अभी तो नहीं है, बट दे कुड हैव बीन अ कंफ्यूजन, जहां पे मुझे ये सोचना पड़ता कि कहीं ये जो ग्रुप है ये पीछे तो नहीं खड़ा हुआ। मे बी 4 वाला ग्रुप पीछे चला जाए, 5 वाला ग्रुप आगे आ जाए। वेरी अनलाइकली, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। लोग पीछे ज्यादा, हमेशा ज्यादा ही होते हैं, आगे कम होते हैं, वरना तो लोग छुप जाएंगे। सो ऑब्वियसली देर आर मोर पीपल एट द बैक एंड लेसर पीपल एट द फ्रंट। बट अगर ये, हमें तो ऑब्वियसली हम तो प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें तो ये, हम तो नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं, तो हमें तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ता। बट यहाँ नहीं करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ लिखा हुआ बड़े सही डिफरेंट तरीके से। इट सेज विद 5 in the back row and 4 in the front row. So since they have already mentioned कि पीछे 5 लोग हैं आगे 4 हैं, इसलिए मुझे ग्रुप की स्विचिंग का नहीं सोचना। अदरवाइज आई वुड हैव मल्टीप्लाइड दैट बाय 2, बट इन दिस केस इट डजंट मैटर। आई मीन आई डोंट हैव टू बिकॉज उन्होंने मेंशन ही नहीं किया हुआ। उन्होंने बता दिया ऑलरेडी कि 5 लोग पीछे खड़े हैं, 4 आगे खड़े हैं। So 56 divided by the total number of ways, which is 126, that gives the answer as 4/9। अगर वो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कहते तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते। ऑब्वियसली आपके ऐड मैथ में प्रोबेबिलिटी नहीं पूछते वो, क्योंकि ऐड मैथ के कोर्स में प्रोबेबिलिटी नहीं होती, बट परसेंटेज पूछ सकते हैं। बट ये एएस के अंदर तो खैर वो प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं बिकॉज ये S1 का पार्ट होता है। ठीक है जी। आई होप सबको समझ आया हो गया। बस आज हम यहाँ तक ही रखते हैं सेशन। आई ट्राई टू डू सम डिफरेंट क्वेश्चंस, कि चलें अपने बुक के तो आप लोग करते ही रहते हैं।
अब आप खास तौर से क्लास में बैठे हुए हैं तो कुछ ऐसा डिफरेंट करेंगे जो थोड़ा सा अनयूजुअल भी हो, कुछ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए आसानी हो जाएगी पेपर में। क्रिस्पी क्वेश्चंस, यस, ये क्रिस्पी क्वेश्चंस थे, आप लोगों के लिए क्रिस्पी थे, एएस के इससे ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, बट यस आपके लिए ये वाले क्रिस्पी क्वेश्चंस थे। मैं क्रिस्पी क्वेश्चंस की एक अलग से जो है ना वो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ये भी भेज दूंगा आपको, वैसे क्रिस्पी की अलग से भी डाल दूंगा रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलें, ओके। ओके जी, टेक केयर, खुदा हाफिज़, विल सी यू इन द क्लास देन। खुदा हाफिज़, बाय।